गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पायनियर एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और वोकैब लर्निंग प्रोग्राम जो हम लोगों ने रन करा है, आज उसका सेकेंड सेशन है और इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट्स को फायदा पहुंचाएगा। और कल जो हमने अपलोड करा था सेशन 1, उसका आपको फायदा मिला होगा, मुझे उम्मीद है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को, ये जो हमने सीरीज लॉन्च करा है वोकैब लर्निंग का, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ड जो है वो है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल मतलब होता है उलझना या उलझाना, मतलब गेट इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट। किसी ऐसे सिचुएशन में किसी को उलझा देना या किसी खुद को उलझा देना, उसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयल। सो एम्ब्रॉयल मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन या किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना को हम बोलेंगे एम्ब्रॉयल। ये हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। इसके लिए जो सिनोनिम्स यूज करे जा रहे हैं वो हैं आपके ब्रॉयल करना और इंटेंगल करना। सो ब्रॉयल करना, ये देखिए यही ब्रॉयल से एम्ब्रॉयल लगाया हुआ है। ब्रॉयल का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, उलझन। ब्रॉयल का ये जो टर्म ब्रॉयल हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उलझन, मुश्किल, परेशानियां, डिफिकल्टी। और उसमें एम्ब्रॉयल करना एज ए वर्ब के तौर पे यूज हम करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी को भी इस ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। जैसे एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपने सुना होगा कि कोरोना वैक्सीन जो डेवलप कर रहा है, एस्ट्राजेनेका ने भी करा, मॉडर्ना ने भी करा, फाइजर ने भी करा, अपने यहाँ की बायोटेक भी, भारत बायोटेक भी कर रही है। इसमें से एस्ट्राजेनेका के जो थर्ड फेज में और सेकेंड फेज में जो इन्होंने ट्रायल करा था, उसमें काफी सारी इसमें कंट्रोवर्सीज सुनने को मिला था आपको। तो उस पर एक सेंटेंस हमने ये बनाया है कि कोविड-19 वैक्सीन इज एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी। सो वैक्सीन जो बन रहा है वो एक उलझन, मतलब एक कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। सो कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट के बारे में लोग बता रहे हैं कि कितना एफिकेशियस होगा या नहीं होगा। तो इसका एफिशिएंसी रेट भी एफिकेसी रेट भी निकाल रहे हैं, 90%, 70% आपने सुना होगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि द इशू इज एम्ब्रॉयल्ड। यहाँ पे इशू क्या है? कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट, एंड दैट इज एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी, मतलब विवादों में उलझा हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन विवादों में उलझा हुआ है। एम्ब्रॉयल्ड है मतलब उलझन में फंसा हुआ है। और इसका ऑपोजिट टर्म जो हम बनाएंगे दैट्स फ्री या अनटेंगल। फ्री या अनटेंगल जो है इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों रिवेट। रिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कंप्लीटली। किसी भी चीज को बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेना और उसको बराबर से होल्ड करे रहना पूरी तरह से, उसको बोलते हैं रिवेट। और इसके लिए वन वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज फासन। फासन करना मतलब किसी चीज को बिल्कुल चिपक, एकदम पकड़ लेना, जकड़ लेना, उस सेंस में हम यूज करते हैं रिवेट करना। सो ड्रॉ अटेंशन एंड होल्ड कंप्लीटली, इस सेंस में यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम जो टर्म है दैट इज फोकस या कॉन्सेंट्रेट, और ऑपोजिट वर्ड है डिटैच। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं बच्चे दो बैठे हैं और इन बच्चों को टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चों का कार्टून नेटवर्क वगैरह का प्रोग्राम आता है। और बच्चे किस तरह से बिल्कुल उनकी आईज जो है, आंखें जो है उनकी पूरी तरह से टीवी पे लगी हुई है, मतलब देयर आईज, द चिल्ड्रंस आईज वर रिवेटेड ऑन द टेलीविजन। टेलीविजन पे चिपका हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ है, मतलब टेलीविजन पे जो प्रोग्राम चल रहा है उन्होंने उनके आईज को अट्रैक्ट करा है, और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करा है, उसको होल्ड करके भी रखा हुआ है। सो अट्रैक्ट करना एंड होल्ड करे रहना, रिवेटेड ऑन द टेलीविजन। My eyes were riveted on her. My eyes were riveted on her का मतलब होता है कि मेरी नजरें जो थी उसके ऊपर बिल्कुल आकर्षित हुई पड़ी थी, उसी पे टिकी हुई थी। सो ध्यान आकर्षित करना या टिके हुए होना, दैट्स रिवेट। नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों वो है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता। हिंदी में एक टर्म हम यूज करते हैं इलोक्वेंस, मतलब वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब एक आपने टर्म सुना होगा फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग। सो परसुएसिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीकिंग, ऐसा स्पीच जो किसी भी इंसान
परसुएड करता हूं। परसुएड करने का मतलब होता है बच्चों कि भाई आपको अपने कोई भी चीज करने के लिए राजी कर लेना, मना लेना किसी चीज को करने के लिए, तो उसी के लिए हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं परसुएड करना। सो अगर किसी इंसान का स्पीच परसुएसिव होता है, जैसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनका स्पीच बहुत ही ज्यादा परसुएसिव होता है, तो हम बोलते हैं उनके स्पीच में इलोक्वेंस है। और अब हिंदुस्तान के बहुत ही एक इलोक्वेंट स्पीकर है, इसी से हम इलोक्वेंस से एक टर्म बनाते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, हम हिंदी में उसको बोलते हैं वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इलोक्वेंस है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे इलोक्वेंट और या इलोक्वेंट स्पीकर। सो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे उनकी वो एक इलोक्वेंट स्पीकर थे, इसीलिए हम बोलेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो इलोक्वेंस है वो सबको मालूम है, इज वेल नोन। सो सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी इलोक्वेंस इज वेल नोन, मतलब सबको मालूम है, प्रसिद्ध है क्या चीज, अटल बिहारी वाजपेयी की वाक्पटुता। सो इलोक्वेंस मतलब परसुएसिव, स्पीकिंग और राइटिंग। और उसके लिए जो आपने दूसरा टर्म यूज करा है सिनोनिम्स, दैट इज ओरेटरी या एक्सप्रेसिवनेस को यूज करा है, या परसुएसिवनेस को भी हम यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। सो इलोक्वेंस इज परसुएसिवनेस, इलोक्वेंस इज एक्सप्रेसिवनेस, इलोक्वेंस इज ओरेटरी, और इसका ऑपोजिट टर्म जो बनेगा वो बनेगा स्पीचलेसनेस या साइलेंस। सो वाक्पटु स्पीकर है, अगर आप किसी के लिए बोलते हैं वाक्पटु प्रवक्ता, तो इलोक्वेंट स्पीकर क्या बनेगा, इलोक्वेंट स्पीकर। और इलोक्वेंस नाउन फॉर्म है, और यहीं पे इलोक्वेंस सीई की जगह पे अगर हम टी लगाते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं, तब ये बन जाता है वाक्पटु, मतलब एडजेक्टिव के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, दैट्स बैडिनाज। बैडिनाज का मतलब होता है एक विटी सा कन्वर्सेशन या ह्यूमरस या विटी कन्वर्सेशन, प्लेफुल कन्वर्सेशन। प्लेफुल मतलब हंसी मजाक टाइप का जिसको आप कहते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिहास, इंग्लिश में इसका मीनिंग बना विटी कन्वर्सेशन या ह्यूमरस कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन तो आप जानते हैं, ह्यूमरस का मतलब होता है फुल ऑफ ह्यूमर, जिसके अंदर ह्यूमर शामिल हो। सो सिनोनिम जो इसके लिए हमने बनाया हुआ है दैट इज प्लेफुल बैंटर। और प्लेफुल बैंटर, बैंटर हमने कल के उसमें सीरीज में रखा हुआ था सेशन 1 में, बैंटर टर्म मतलब हंसी मजाक या जेस्टिंग, ये हमने कल वाला, आप अगर आपने देखा हुआ है सेशन 1 तो उसमें भी आपको ये टर्म मिलेगा। और इसका जो उल्टा टर्म बनता है दैट्स क्रिटिसिज्म और आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और क्रिटिसिज्म इसका एंटोनिम बना, और एक सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है, अगर आपने किसी ने आपके साथ एक लाइट हार्टेड बाडिनाज करा है, यानी बैंटरिंग करी है, तो उस पे सेंटेंस आप बना सकते हैं आई ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू हर लाइट हार्टेड बैडिनाज। लाइट हार्टेड बैडिनाज का मतलब हल्का फुल्का, आप किसी दोस्तों के साथ, किसी रिश्तेदारों के साथ बीच में हम बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं, वो हल्के फुल्के हंसी मजाक करते हैं, उसके लिए टर्म यूज करा गया लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब हल्का फुल्का, और बैडिनाज, बैडिनाज का मतलब परिहास या हंसी मजाक। So badinage is bantering, playful bantering या jesting, light-hearted light-hearted badinage, इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चों दैट्स डिसआर्ममेंट। एक टर्म आपने पढ़ा होगा डिसआर्म करना। किसी को डिसआर्म करने का मतलब उसने अपने पास जो वेपन सिस्टम डेवलप कर रखा है उस वेपन को धीरे धीरे कम करना, एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना। और डिसआर्मामेंट जो टर्म है ये एक नाउन फॉर्म बनता है, किसका, डिसआर्म का नाउन फॉर्म बनता है डिसआर्मामेंट। और डिसआर्मामेंट का हिंदी जो टर्म बनेगा दैट इज निरस्त्रीकरण, मतलब शस्त्र हटा दो, निरस्त्रीकरण हम इनको बोलते हैं हिंदी में, डिसआर्मामेंट। और देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत से न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है, चाइना है, और भी इजराइल है, और बहुत से न्यूक्लियर वेपन रखने वाले नेशंस हैं। उनसे अर्ज करती है आज के दिन में ये दुनिया कि आप लोग भैया अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसको आप धीरे धीरे खत्म कर दो, पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो, तो उसको हम बोलेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि भाई डिसआर्मामेंट हो गया। किसी से न्यूक्लियर वेपन का डिसआर्मामेंट हो गया, मतलब जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे इतने ज्यादा नंबर्स में, उन्होंने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या रिड्यूस कर दिया। सो एलिमिनेशन ऑफ कंट्रीज आर्म फोर्सेस और वेपन्स, वेपन्स को या आर्म फोर्सेस को कम कर देना इस डिसआर्म करना, या नाउन फॉर्म बनता है डिसआर्मामेंट, सिनोनिम बनता है
डीमिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइज करना मतलब अपने मिलिट्री के पास जो भी आपने वेपन डाला है या आर्म फोर्सेस के नंबर्स को आप बढ़ा रहे हैं उसको नहीं करना है, उसको कम करना है। जैसे आपके पास 5 लाख या 10 लाख आर्म पर्सनल हैं तो उन आर्म पर्सनल को कम करके धीरे 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 उनके नंबर्स को कम करना है। सो यही होता है डीमिलिटराइजेशन या डिसआर्मामेंट। वो आपके पास जितने वेपन्स हैं उनको धीरे धीरे कम करना है, इसी को हम बोलते हैं डीमिलिटराइजेशन या डिसआर्मामेंट। और इसका ऑपोजिट बनेगा बच्चों इक्विपमेंट या मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन या इक्विपमेंट मतलब इक्विप करना मतलब किसी को सजाना या साजो सामान से भर देना, दैट इज इक्विप करना। और एक सेंटेंस यहाँ पे हम बना है, they must accelerate the pace of nuclear disarmament, especially those nations that are superpower and that have accumulated a big number, large number of nuclear weapons। तो ऐसे नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रसिया है, ये दो नेशंस ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही लार्ज नंबर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दे मस्ट एक्सीलरेट द पेस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये दुनिया के लोग उनसे अर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म डिसआर्मामेंट के बाद बनता है स्प्लज। स्प्लज का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करना। जैसे आपने देखा होगा आज के नौजवान, बहुत से नौजवान होते हैं जो उनको कमाते हैं, एकदम से पैसा कमाने लगते हैं तो वो स्पेंड भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे एक जो इमेज है उसमें आप देख रहे हैं मैडम है एक, और ये बहुत ज्यादा अपने पैसा जो है खर्च करती है, अपने कपड़ों पे, ड्रेस पे पैसा बहुत खर्च करती है। तो उसी से सेंटेंस हमने बनाया है, शी स्प्लैजेस ऑन हर ड्रेस। मतलब कोई भी नया ड्रेस देखा वो खरीद लिया, फिर कोई देखा खरीद लिया, और बहुत ज्यादा इन्होंने अपने ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा को खर्च करती हैं। तो वहां पे स्प्लज जो टर्म आपने यूज करा, फिजूल खर्च करना, टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली और ऑस्टेंटेशियसली। जो इसका सिनोनिम है दैट इज वेस्ट करना या स्क्वांडरिंग। स्क्वांडर करना इज अगेन वेस्ट करना, स्क्वांडरिंग मनी या स्क्वांडरिंग टाइम। स्क्वांडरिंग मनी या स्क्वांडरिंग टाइम का मतलब होता है वक्त को बर्बाद करना, पैसों को बर्बाद करना बेवजह। और इसका जो ऑपोजिट टर्म बनेगा वो बताइए। जब बेवजह बर्बाद करने का मतलब स्क्वांडरिंग हुआ या वेस्ट हुआ या स्प्लज हुआ, तो स्प्लज या वेस्ट या स्क्वांडर का ऑपोजिट क्या बनेगा? इकोनोमाइज करना। सो इकोनोमाइज क्या बना इसका एंटोनिम बना इकोनोमाइज। ये मैडम पैसों को लुटाती हैं कपड़ों पे बहुत ज्यादा, मतलब अपने कपड़ों पे स्प्लज करती है। शी स्प्लजेस ऑन हर ड्रेस। नेक्स्ट वर्ड बच्चों एम्यूलेट करना। एम्यूलेट करने का मतलब होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखिए एक इमेज है, ये साहब हैं जो यहाँ पे ब्लू कलर में है, ये कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और बाकी के इनके जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पे 4 खड़े हुए, वो इनको एम्यूलेट करते हैं। मतलब एम्यूलेट करने का मतलब होता है टू कॉपी समवन, लुक एट समवन एज अ मॉडल। किसी की तरफ देखना, एक मॉडल के तौर पे देखना, किसी भी चीज या किसी भी आदमी की तरफ देखना, किसकी तरह? एक मॉडल, रोल मॉडल के तौर पे, और उन्हीं की तरह कॉपी करने की कोशिश करना, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करना। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि करीना कपूर जो मैम है, जो एक्ट्रेस है, वो अपनी सिस्टर जो थी करिश्मा, उनको कॉपी करती थी बचपन से ही, उनके आइडियाज को, उनके एक्टिंग स्किल्स को कॉपी करने की कोशिश करती थी। तो हम यहाँ पे एमुलेट टर्म को हम हमेशा बुरे सेंस में नहीं मानते। एमुलेट को, एमुलेट का मतलब होता है किसी को आदर्श मान लेना और उसी की तरह बनने की कोशिश करना, उनको कॉपी करना, दैट्स एमुलेट करना। सो करीना एमुलेट्स हर सिस्टर, करीना एमुलेट्स हर सिस्टर। करीना अपने बहन को कॉपी करती है, उनको एक आदर्श मानती है। आप भी किसी को एमुलेट कर सकते हैं, आप अपने टीचर को एमुलेट कर सकते हैं, आप अपने ब्रदर, अपने फादर को एमुलेट कर सकते हैं, या किसी और को भी एमुलेट कर सकते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पे हमने यूज करा, यहाँ पे मीनिंग क्या बना? टू यूज समवन एज अ मॉडल, एज अ रोल मॉडल। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है पीविश। पीविश का मतलब होता है बच्चों चिड़चिड़ा। यहाँ पे आप एक इमेज आप देख रही हैं, यहाँ पे दोनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और ये एक दूसरे पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ेपन के साथ बिहेव कर रहे हैं। सो पेटुलेंट, इनका जो स्वभाव है मैडम का या सर का, वो कैसा? पेटुलेंट है, यानी कि पीविश है। पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव है इनका। सो कोई भी आदमी जो आसानी से इरिटेटेड हो जाता है या एनॉयड हो जाता है, ऐसे इंसान के लिए आप टर्म यूज करेंगे पेटुलेंट या पेविश। और इनका और भी जो सिनोनिम बनेगा दैट इज कोलरिक या क्रैंकी या क्रैवी। सो कोलरिक या क्रैंकी या क्रैवी या पेविश या पेटुलेंट, ये 5 के 5 एक ही टर्म है। मतलब चिड़चिड़ा, जो someone who gets annoyed easily, someone who gets
irritated easily is called petulant. A petulant man, a petulant woman. और इसका just opposite जो होगा बच्चों, that would be cordial या friendly या affable. So affable, friendly and cordial, ये तीनों वर्ड सेम है, सेम इनका मतलब है, इसका जस्ट ऑपोजिट है. एंड कभी कभी आपने देखा कुछ लोग बात करते हैं ना तो चिड़चिड़े तरीके से आंसर करेंगे, तो हम उस जगह पे हम क्या बोलेंगे, हर टोन वाज पेटुलेंट एंड एंग्री. मतलब उनके टोन में, उनके बातों में से क्या झलक रहा था, गुस्सा झलक रहा था, और उनकी बातों से चिड़चिड़ापन झलक रहा था. मतलब वो चिड़चिड़ी थी और गुस्से में थी. सो हर टोन वाज पेटुलेंट एंड एंग्री. मेरे ख्याल से आप समझ गए. पेटुलेंट इज क्रैंकी, पेटुलेंट इज क्रैबी, पेटुलेंट इज पीविश और कॉलरिक. नेक्स्ट टर्म है बच्चों प्लकी. प्लकी जो होता है, सो शोइंग या हैविंग करेज. कोई भी इंसान आप बोल सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को प्लकी बोल सकते हैं. कब बोलेंगे प्लकी, जब वो बहुत ही ज्यादा करेज को शो करेगा, करेज को रखेगा. सो प्लकी इज हैविंग और शोइंग करेज. हिंदी में बोल सकते हैं हिम्मती. और स्पिरिटेड और ब्रेव, आपने इस टर्म को सुना होगा, हैविंग हाई स्पिरिट या ब्रेव, इसको हम बोलते हैं प्लकी. प्लकी के लिए और भी वर्ड सिनोनिम है, इंट्रेपिड या गैलेंट. सो इंट्रेपिड और गैलेंट आपने सुना होगा, हमारे जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिला बहुतों को. सो गैलेंट शो करने के लिए किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, तो वही हुआ प्लकी मतलब गैलेंट, प्लकी मतलब इंट्रेपिड या स्पिरिटेड या ब्रेव या हैविंग एंड शोइंग करेज, दैट्स प्लकी. ऑपोजिट वर्ड बना सर, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, शाय या टिमिड या कवर्डली. सो कवर्डली या टिमिड, ये जो दो टर्म है ये ऑपोजिट है किसका, इंट्रेपिड का, आई मीन गैलेंट का, स्पिरिटेड का या प्लकी का ऑपोजिट. ही इज अ प्लकी यंग मैन. ही इज अ प्लकी यंग मैन. यहाँ पे इमेज है, इसके पास करेज है, इसके पास ब्रेवरी है, इसके पास स्पिरिट है. नेक्स्ट वर्ड जनता. जनता जो टर्म है, जब आपने कभी सुना होगा, एक बार बहुत पहले म्यांमार में एक बार जनता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात करी थी. टॉपल करना मतलब उसको पलटने के, तख्ता पलटने की बात करी थी. तो जनता क्या होता है, अ मिलिट्री ग्रुप होता है या कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप होता है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी गवर्नमेंट होती है या लीगल लॉफुल जो गवर्नमेंट होती है उसको पलटने की कोशिश करती है. सो अ मिलिट्री ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर फ्रॉम बाय फोर्स. किसी का भी बाय फोर्स कब्जा कर लिया किसी के उसके ऊपर और फिर उस पर रूल करना, इसको बोलते हैं जनता. और उसे इसके लिए और भी टर्म यूज करा गया, दैट्स कबाल या क्लिक. कबाल या क्लिक जो ये टर्म है, क्लिक है और या कबाल, ये जनता का सिनोनिम बनता है. और इसका ऑपोजिट टर्म क्या बनेगा, फेडरेशन या डेमोक्रेसी. फेडरेशन या डेमोक्रेसी जनता का ऑपोजिट वर्ड बनेगा. एग्जाम्पल सेंटेंस है, द मिलिट्री जनता ट्राई टू टॉपल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कोई भी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करने की कोशिश करी, किसने, उस कबाल ने, उस क्लिक ने. कबाल और क्लिक में क्या होता है, कुछ पावरफुल लोग, उसी देश के पावरफुल लोग, जैसे म्यांमार में बहुत पहले ऐसा हुआ था, तो म्यांमार में कुछ पावरफुल लोगों ने एक अपना कबाल बनाया, उसी को जनता बोलते थे, और उन्होंने टॉपल कर दिया या टॉपल करने की कोशिश करी. टॉपल करना मतलब पलट देना. नेक्स्ट वर्ड अमिलियोरेट. अमिलियोरेट का मतलब, जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, ये बच्चा बहुत ही परेशान है जो टेबल पे बैठा हुआ है, और ये जो बुजुर्ग यहाँ पे लोग खड़े हुए, एक आदमी खड़ा हुआ है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इनकी कंडीशन को, इनके बैड कंडीशन को, ये बुरे मेंटल कंडीशन में या फिजिकल कंडीशन में है, इनको बेटर करने की बात कर रहा है. सो अमिलियोरेट करने का मतलब क्या होता है, अमिलियोरेट करने का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि थोड़ी खराब है उसको इंप्रूव करे. So ameliorate करना is to upgrade something या improve something, to make something better. To make something better is ameliorate, मतलब सुधारना, improve करना, amend करना, upgrade करना. We must try to ameliorate the condition of the poor. We must try to ameliorate the condition of the working class. So working class जो हमारे देश में है, उनके condition को ameliorate करने की हमें जरूरत है. If we have to make India stronger, अगर हमें इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाना है तो वर्किंग क्लास के कंडीशन को हमें अमिलियोरेट करना पड़ेगा, मतलब हमें सुधारना पड़ेगा. सो वी मस्ट ट्राई टू अमिलियोरेट द सिचुएशन. कोई सिचुएशन बच्चों ऐसा हो सकता है जो कि थोड़ा बैड हो, अनप्लीजेंट सा हो, उसको बेहतर बनाने की जब कोशिश करेंगे तो हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, अमिलियोरेट करेंगे. और इसका नाउन फॉर्म बनता है अमिलियोरेशन. अमिलियोरेशन.
सो एनरिचमेंट या इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन, दैट्स अमेलियोरेशन। नेक्स्ट वर्ड फोरसीएबल। फोर का मतलब होता है बिफोर, यहां पे देखिए फोर का मतलब होता है बिफोर, पहले, इन एडवांस। फोरसी का मतलब होता है नोइंग थिंग्स इन एडवांस। फोर नो या फोरसी, पहले ही चीज को जाना। और इसे एबल लगा के आपने क्या बना दिया, एबल लगा के आपने इसको एडजेक्टिव बना दिया। सो पूर्वाभास जिसको आप कहते हैं, फोरसीएबल मतलब पूर्वाभास होने वाला। सो एबल टू बी फोरसीन या एबल टू बी प्रिडिक्टेड, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पहले से जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फोरसीएबल। ज्यादातर हम यूज करते हैं फोरसीएबल फ्यूचर, जो फ्यूचर हम देख पा रहे हैं। एक सेंटेंस में बताता हूं यहां पे, दे कैन नॉट अचीव द गोल इन द फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब हुआ हमें लग रहा है, हमें जो आभास हो रहा है कि वे लोग जो हैं आने वाले भविष्य में, जो हमें दिख रहा है भविष्य, उस भविष्य के अंदर अपने गोल को अचीव नहीं करने वाले हैं। सो फोरसीएबल फ्यूचर, फ्यूचर फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब हुआ वो भविष्य, वो फ्यूचर जिसको हम देख पा रहे हैं, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। सो फोरसीएबल के लिए जो वर्ड आपने सिनोनिम यहां पे यूज करा, दैट्स प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल इज फोरसीएबल। फोरसी, फोर मतलब बिफोर, इन एडवांस, फोरसी करना मतलब एडवांस में देख लेना, फोर नो कर लेना, या एंटिसिपेट करना, आपने टर्म सुना, एंटिसिपेट भी टर्म इसके सिनोनिम के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल, और इसका ऑपोजिट जो बनता है बच्चों, दैट्स एक्सीडेंटल या अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट करने का मतलब पहले से जान जाना, फोरसी करना, फोर नो करना। सो फोरसीएबल इज प्रिडिक्टेबल, opposite word is unpredictable, and they cannot achieve their goal in the foreseeable future। ये हमने यहां से सेंटेंस बनाया हुआ है। नेक्स्ट टर्म इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है किसी को इस तरह दिखाना कि कोई भी आदमी किसी क्राइम में या किसी गलत काम में इन्वॉल्व था, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। जैसे आपने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा, द पुलिस इज ट्राइंग टू इम्प्लीकेट दैट लीडर। पुलिस उस नेता को फंसाने की कोशिश कर रही है, मतलब वो नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद उसको पुलिस उसको घसीटने की कोशिश कर रही है। मतलब पुलिस कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे उस नेता का उस किसी घटना में रोल रहा हो। तो यहाँ पे ये आदमी, इसको यहाँ पे जो ये कोर्ट रूम का सीन है, यहाँ पे ये जो साहब है वो मेरे ख्याल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो इस आदमी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह शो कर रहे हैं जैसे इसने क्राइम करा हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इम्प्लीकेट करना। सो इम्प्लीकेट करना मतलब टू शो समवन टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, इस तरह से दर्शाना कि कोई भी आदमी किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहा हो। इसका जो और दूसरा वर्ड बनाएंगे जिसके सिमिलर मीनिंग का मतलब सिनोनिम बनाएंगे आप, दैट्स इंक्रिमिनेट। तो इंक्रिमिनेट या एम्ब्रॉयल या एंस्नेयर, एंस्नेयर या एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल आपने अभी पहले भी पढ़ा हुआ था, एम्ब्रॉयल का मतलब किसी को फंसाना, उलझाना। ऑपोजिट वर्ड जो बनेगा दैट्स एक्सकल्पेट करना या एक्सोनरेट करना। एक्सकल्पेट करने या एक्सोनरेट करने का मतलब होता है किसी को जो कोई मुश्किल में है उससे एक्सट्रिकेट कर देना, मतलब वहां से अलग, उलझन से निकाल देना, किसी भी बुरी गलत परिस्थिति में फंसा हुआ है उसको निकाल देना, दोष मुक्त कर देना। तो एक्सकल्पेट या एक्सोनरेट करना मतलब एब्सॉल्व करना, फ्री कर देना। यहाँ पे है फंसा देना और यहाँ पे ऑपोजिट बनेगा फ्री कर देना। किसी भी क्राइम में उलझे होने की दशा को फ्री कर देने के कोई बात के लिए इंग्लिश में जो हम टर्म यूज करेंगे उसके लिए एक्सोनरेटेड करना, एक्सोनरेट करना। ही हैज बीन एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, मतलब उसको एक्सोनरेट कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया। किसी से एक्सोनरेट कर दिया है, जो उसके खिलाफ चार्जेस लगे थे उससे उसको एक्सोनरेट कर दिया गया। और इम्प्लीकेट करेंगे, ही वाज implicated in the false case, उसको false case में उलझा दिया गया है। सो इम्प्लीकेट करना, इंक्रिमिनेट करना या एम्ब्रॉयल करना, और उसका ऑपोजिट बनेगा बच्चों एक्सोनरेट करना या एक्सकल्पेट करना। एक्सोनरेट और एक्सकल्पेट एक वर्ड है जो एकदम उल्टा है किसका, इंक्रिमिनेट का या एम्ब्रॉयल का या इम्प्लीकेट का। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए। नेक्स्ट टर्म है दैट्स क्लैमर। क्लैमर हम वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। द चिल्ड्रन हैज बीन क्लैमरिंग फॉर लॉन्ग, मतलब बच्चे बहुत दिनों से, बहुत देर से शोर मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज करा गया है क्लैमर, दैट्स एज अ नाउन कोलाहल। और क्लैमरस जो इससे बनता है, क्लैमरस मतलब कोलाहलपूर्ण। तो क्लैमर एज अ वर्ब शोर मचाना, कोलाहल करना। क्लैमर एज अ नाउन कोलाहल, यहाँ पे नाउन के तौर पे हम देखते हैं अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, मतलब कुछ साफ या क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगा लेकिन बहुत सी चीजें आपको सुनाई पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं क्लैमर। और इसका सिनोनिम जो बनता है दैट्स डिन या अप्रोर या ट्यूमल्ट।
ये इसका सिनोनिम बनता है डिन और अप्रोर। बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है डिन, डिन या अप्रोर, ये आपने सुना होगा। ऑपोजिट वर्ड जो बनेगा बच्चों, दैट्स लल या सेरेनिटी या ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, कोई शोर शराबा नहीं होता, उसको हम ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, उसको हम सेरेनिटी कहते हैं। सेरेनिटी एक स्टेट होता है जिसमें कहीं शोर शराबा नहीं होता है, और उसके लिए हम लल भी यूज करते हैं। देयर वाज कंप्लीट लल इन द इवनिंग, इन दैट इवनिंग। कंप्लीट लल इन दैट इवनिंग का मतलब हुआ उस शाम बिल्कुल शांति थी, कहीं पे कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। सो क्लैमर का उल्टा लल या सेरेनिटी या ट्रैंक्विलिटी, और क्लैमर के लिए दूसरा टर्म जो हम यूज करेंगे दैट्स अप्रोर या डिन। और देयर वाज अ क्लैमर इन द क्लासरूम। जब क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे तो अक्सर आपने देखा होगा बच्चे लोग क्या करते थे, वो शोर मचाते रहते थे। सो देयर वाज अ क्लैमर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बहुत ही कोलाहल था, क्लैमर था। नेक्स्ट वर्ड यूजर्पर। यूजर्पर का मतलब एक यूजअप एक टर्म होता है। यूजअप का मतलब होता है किसी के पावर को या किसी के किसी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती फोर्स यूज करके या अनलॉफुली कब्जे में ले लेना। जैसे मान लीजिए किसी का कोई प्लॉट बहुत बड़ा है, उसके पड़ोसी की उसकी गंदी निगाह है उस प्लॉट पे, तो उसने क्या करा, उससे बेईमानी करके या धोखा करके या जबरदस्ती करके उसके उस प्लॉट पे कब्जा कर लिया और अपने नाम करा लिया। तो इस एक्ट को हम बोलते हैं यूजअप। यूजअप, और यूजअप से बना है यूजर्पर। यूजर्पर, यूजर्पर, यूजर्पर मतलब किसी के प्रॉपर्टी पे या किसी के पावर पे या किसी के पोजीशन पे या इंपॉर्टेंस पे कब्जा कर लेना, फोर्स को यूज करके या बेईमानी पूर्ण तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे यूजर्पर। मेरे ख्याल से समझ गए। तो यूजर्पर कौन होगा साहब, ये आदमी है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बहुत मुगल शासक थे जिन्होंने अपने भाइयों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उनके जो किंगडम है उस पे कब्जे में ले लिया, तो उनको हम बोलेंगे उन्होंने यूजर्प करा, वे यूजर्पर थे। उनका सिनोनिम बनेगा ऑपरेसर या वॉरलॉर्ड्स। वॉरलॉर्ड्स या ऑपरेसर जो बनेगा यूजर्पर का एक सिनोनिम बनेगा। इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा फॉलोअर या रिलिंक्विशर। रिलिंक्विश करने वाला या फॉलोअर, इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा। एंड ही वाज द यूजर्पर ऑफ हिज ब्रदर्स ड्यूकडम। मतलब ब्रदर का जो सत्ता थी, ब्रदर उनका ड्यूक था, उस पे उन्होंने अनलॉफुली या फोर्स को यूज करके अपने भाई को वहां से डिथ्रोन कर दिया और उसको सत्ता को हथिया लिया। मतलब उसके ड्यूकडम को यूज अप कर लिया, उसके ड्यूकडम को यूज अप कर लिया। किसने? उसके भाई ने खुद। सो ही वाज द यूजर्पर ऑफ हिज ब्रदर्स ड्यूकडम। अपने ब्रदर के ड्यूकडम पे कब्जा करने वाला वो इंसान था। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों रिलेंट करना। रिलेंट करने का मतलब देखिए, जब कभी भी बहुत ही हार्श हो रहा, बहुत ही मतलब हार्श एटीट्यूड दिखाना किसी चीज के प्रति, उसको बोलते हैं हार्श होना। लेकिन कुछ उनको फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करो या कुछ बात करो तो थोड़ी देर बाद शायद वो मान जाते हैं, तो हम बोलते हैं उन्हें रिलेंट कर गए। सो रिलेंट करने का मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस सीवियर। लेस सीवियर का मतलब जो कठोरता है उसमें कमी लाना, हार्शनेस है उसमें कमी लाना। तो टू बिकम लेस हार्श, कम कठोर हो जाना। पहले बहुत ज्यादा कठोर थे, अब थोड़ा नरमी आई है, सो थोड़ी नरमी को लाना इज कॉल्ड रिलेंट कर जाना। समझ में आप? तो रिलेंट के लिए वर्ड क्या आप यूज करेंगे? बज और कैपिचुलेट, ये दो वर्ड हैं जो रिलेंट का सिनोनिम के तौर पे यूज करेगा। और इसका ऑपोजिट जो टर्म बनेगा दैट इज एस्केलेट। एस्केलेट करना मतलब उस जो हार्शनेस है या सिवियरिटी है वो स्टेट उसको और बढ़ा देना। तो हार्श स्टेट को और लोअर करना, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, बिल्कुल मतलब किसी चीज को मानने को तैयार नहीं, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही एडमेंट है अपने उस बात पे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा झुके, थोड़ा सा बातों को माना, थोड़ी सी नरमी दिखाई, तो आप बोलेंगे वो रिलेंट कर गए। जैसे कभी कभार आपने देखा बहुत तेज आंधी आती है और 10 मिनट 20 मिनट तक बहुत तेज आंधी होती है, एंड थोड़ी देर बाद वो कम हो जाती है, अपने हार्शनेस को कम कर देती है। उसे तूफान अपने हार्शनेस को कम कर देती है, बाढ़ अपने हार्शनेस को कम कर देती है। तो हम बोलेंगे कि बाढ़ जो है, फ्लड, द फ्लड हैज रिलेंटेड, द विंड हैज रिलेंटेड। यहां पे जो हमने सेंटेंस बनाया है द विंड्स डिड नॉट रिलेंट, इसका मतलब क्या हुआ? द विंड्स डिड नॉट रिलेंट का मतलब हुआ जो तूफानी हवा चल रही थी वो बिल्कुल उतनी ही वेलोसिटी के साथ चल रही थी, उसने अपनी वेलोसिटी को, अपनी तीव्रता को कम नहीं किया, मतलब रिलेंट नहीं करा उसने। और अगर वो कम हो जाती तो हम कहते द विंड्स रिलेंटेड सून। द विंड्स रिलेंटेड सून का मतलब हुआ बहुत जल्दी ही जो तीव्रता से आंधी तूफान आई थी वो अपनी तीव्रता को कम कर लिया, अपने वेलोसिटी को, अपने इंटेंसिटी को लो कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज
इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस एक टर्म आपने सुना होगा, इनकॉन्ग्रुअस इसमें मिलाया हुआ हमने सफिक्स के तौर, प्रीफिक्स के तौर पे इनको हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। कॉन्ग्रुअस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्मोनियस, कॉन्ग्रुअस का। और इनकॉन्ग्रुअस जो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स इन यूज करा, इसका मतलब नॉट हार्मोनियस, मतलब नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स, किसी के साथ, किसी सिचुएशन के साथ साथ हार्मनी को नहीं दिखाने वाला, असंगत, हिंदी में आप इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं असंगत। इनकॉन्ग्रुअस इज असंगत, अनकॉन्ग्रुअस इज संगत, और सिनोनिम्स आपने यूज कर। डिस्कॉर्डेंट या क्लैशिंग, क्लैशिंग मतलब अगर मान लो क्लैश कर रहा मतलब क्या है, उनके अंदर तालमेल की कमी है, कॉन्ग्रुअस नहीं है, इसीलिए तो क्लैश कर रहा है। सो डिस्कॉर्डेंट या क्लैशिंग, डिस्कॉर्डेंट और क्लैशिंग किसके लिए बना, इनकॉन्ग्रुअस के लिए बना। और इसका उल्टा जो टर्म बनेगा दैट्स अकॉर्डेंट या एग्रीइंग या कंपैटिबल। कंपैटिबल आपने सुना होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है या ये कंपैटिबल नहीं है, मतलब दोनों में तालमेल नहीं है, दोनों के अंदर हार्मनी नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन, आई मीन कंपैटिबल या इनकंपैटिबल, इस टर्म को हम यूज करते हैं। सो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हुआ असंगत, तालमेल का अभाव होता हुआ, तालमेल का अभाव होता हुआ, दैट्स कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस। और अगर तालमेल है तो आप बोलोगे कॉन्ग्रुअस, उस केस में हम इनको हटा देंगे यहां से। स्टेटमेंट है हर कंडक्ट वाज इनकॉन्ग्रुअस विद द प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत है कहीं पे बिहेव करने का, उसके साथ तालमेल खाता हुआ है, तो आप बोलेंगे हर कंडक्ट वाज कॉन्ग्रुअस विद द प्रिंसिपल। लेकिन नहीं था तो आप बोलेंगे हर कंडक्ट वाज इनकॉन्ग्रुअस विद द प्रिंसिपल। इनकॉन्ग्रुअस था, सिद्धांत के विपरीत था, से असंगत था। नेक्स्ट वर्ड स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति बरकरार होना। जब कभी भी आपने देखा हो कोई डिस्प्यूट होता है और वो बात अदालत तक पहुंचती है, तो अदालत उस पर अक्सर फैसला सुनाता है कि जब तक इसका फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है, इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, तब तक स्टेटस को मेंटेन करा जाना चाहिए, मतलब यथा स्थिति को बरकरार रखा जाना चाहिए। सो स्टेटस को का मतलब क्या हुआ, नॉर्मलसी या जो सर्कमस्टांसेस जो बरकरार है उसको मेंटेन करना, इसको स्टेटस क्वो। सो स्टेटस क्वो इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यथा स्थिति इज स्टेटस क्वो। सेंटेंस जो इसका ऑपोजिट हमने बनाया है दैट्स एबनॉर्मेलिटी या डिसरप्शन या डिविएंस, डिविएंस, डिसरप्शन या एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी। अब चाइना और इंडिया, यहाँ पे देखें हमारे दो देश के लीडर्स हैं, इन्होंने क्या फैसला किया कि भैया जो डोकलाम में जो विवाद चल रहा है वहां पे हम लोग जो बाउंड्री को लेके जो एलएसी पे जो फाइट हो रही है कि किसकी बाउंड्री कहां से गुजर रही है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री कहां से गुजर रही है, तो दोनों ने एग्री किया कि हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे और जो जहां पे है उसको वहीं मेंटेन करेंगे जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन ना आ जाता है। तो दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पे एग्री करा कि हम लोग स्टेटस क्वो को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने बनाया है द कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन स्टेटस क्वो। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर पे बहुत दिनों तक विवाद चला था और कोर्ट ने, आपने पढ़ा होगा कि भगवान राम की जो मूर्ति थी वो वहीं पे रखी रही कईयों साल तक। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि जो जो जिस स्थिति में है उसको उसी में रखा जाए, उसमें कोई भी डिविएंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब कोर्ट ने बोला कि स्टेटस को मेंटेन करो, मतलब जो जैसे, इसीलिए भगवान राम की मूर्ति टेंट में पड़ी रही 28 साल के आसपास, क्योंकि कोर्ट ने आदेश करा था कि स्टेटस को मेंटेन करा जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दैट्स टिंकरिंग। टिंकरिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कार है और इस कार में कुछ लोग जो है उस कार को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, पंचर ठीक करने या धोने पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कंडीशन को थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको रिपेयर करना, इसको ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिंकर का मतलब होता है टू ट्राई टू रिपेयर और इंप्रूव समथिंग। इसमें थोड़े हेर फेर करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अक्सर अपने मोबाइल फोन के साथ टिंकर करते हो। अगर वो थोड़ा बहुत कहीं लगता नहीं है, सिग्नल नहीं पकड़ता है या थोड़ा पुराना हो गया, 2 साल 3 साल पुराना मोबाइल फोन हो गया, कभी कुछ गड़बड़ करता है तो हम उसमें खोल खाल के कभी बैटरी निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, इसको बोलते हैं टिंकर करना, टिंकर करना, है ना। उसी तरह टीवी कभी कोई नहीं पकड़ता है, उसका प्लग निकाला, फिर लगाया, फिर कुछ खोला, फिर पोंछा, कुछ इस तरह से हम करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, रिपेयर करके थोड़ा बहुत चेंज करके, इसको बोलते हैं टिंकर करना। सो टिंकर के लिए जो आप वर्ड बनाए, सिनोनिम्स यूज करोगे दैट इज फिडल या टेम्पर या मेस करना। तब हम अक्सर बोलते हैं डोंट मेस विद द टेलीविजन। डोंट मेस विद द टेलीविजन का मतलब होता है टेलीविजन के साथ छेड़छाड़ मत करो, इसको नहीं तो ये और खराब हो जाएगा, तुम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और ये खराब हो जाएगा। तो
फिडलिंग विद समथिंग का मतलब किसी चीज को साथ छेड़छाड़ करना ताकि उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करना ताकि वो इंप्रूव करे, उसके लिए हम बोलते हैं फिडल करना। और उसका ऑपोजिट टर्म बनेगा, यहाँ पे आप रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स टिंकर करना। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्रेक करना या डिस्ट्रॉय करना। सो टिंकर का सिनोनिम हो गया फिडल या टेम्पर और ऑपोजिट हो गया डिस्ट्रॉय या ब्रेक। ही इज ऑलवेज टिंकरिंग विद हिज कार, अपनी कार में कुछ ना कुछ ठीक ठाक करना, कभी ये पूछेगा, कभी ये बदलेगा, कभी ये ठीक करेगा, है ना। तो टिंकर करने की कोशिश करेगा मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे एक प्लांट है आप देख रहे हैं, इस प्लांट बिल्कुल मुरझा सा गया। सो मुरझा गया मतलब श्रिवल कर गया। श्रिवल करना मतलब सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा पड़ी, पानी इसको बहुत कम मिला, इस सूरज की रोशनी इतना हार्श था, मई जून का महीना है कि प्लांट बिल्कुल सा विदर कर गया। विदर करने मतलब सूख गया। सो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे श्रिवल मतलब सिकुड़ना, रिंकल करना, ड्विंडल करना, विल्ट करना या विदर करना। बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड ये है विदर और विल्ट। विल्ट और विदर, जब आप देखते हैं कोई बुजुर्ग आदमी होता है तो बुजुर्ग क्यों होता है कि बुजुर्ग आदमी के चेहरे कैसा हो जाता है, विल्ट कर जाता है या उसका फेस विदर कर जाता है। कभी आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर मत लगाइए 10 दिनों के लिए इस सर्दियों में, तो आप देखेंगे फेस क्या हो जाएगा, विल्ट कर जाएगा मतलब विदर कर जाएगा, मतलब वो मुरझा सा जाएगा। सो श्रिवल कर जाएगा, सिकुड़ सा जाएगा क्योंकि मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं श्रिवल करना। यहाँ पे भी प्लांट्स में पानी की कमी हो गई, मॉइस्चर की कमी हो गई, इसीलिए क्या हुआ, ये श्रिवल कर गया, ये विदर कर गया। और इसका ऑपोजिट बनेगा, इसी में पानी पड़े और खाद पड़े तो डेवलप करेगा, ब्लूम करेगा। सो ब्लूम करना, डेवलप करना, एनलार्ज करना, इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया किसका, श्रिवल का। प्लांट्स हैव श्रिवल्ड इन द सन, धूप में प्लांट क्या हुआ, धूप ने इनके नमी को सोख लिया है। जैसे सर्दियों में त्वचा से क्या सूख जाती है, सर्दी जो है त्वचा से नमी को सोख लेता है, इसलिए त्वचा क्या हो जाती है, श्रिवल कर जाती है यानी कि विल्ट कर जाती है, विदर कर जाती है। लेकिन उसी में फिर आप प्रॉपर मॉइस्चरिंग करें तो क्या करेगा, ब्लूम कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। फाइनली ये आज के लिए हमारे पास इतना ही था। मुझे यकीन है आपको इस जो सीरीज हमने वोकैबुलरी का सीरीज लॉन्च करा, इससे आपको फायदा हो रहा है। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका फायदा उठाएं और इसको थोड़ा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।